हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और वहाँ पर लास्ट लेक्चर में एथाइल बेंजीन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखी थी। जब एथाइल बेंजीन की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि जो एथाइल बेंजीन जो प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली सारा का सारा एथाइल बेंजीन यूज़ हो जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टायरीन। तो स्टायरीन की मैन्युफैक्चरिंग में सारा एथाइल बेंजीन यूज़ होता है, तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्चुअली हम लोग के जो डेरिवेटिव्स पढ़ रहे तो स्टायरीन है। तो बेसिकली एथाइल बेंजीन का वो सेपरेट यूज़ कहीं नहीं है, तो डायरेक्टली जो बेंजीन से स्टायरीन का भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एथाइल सीधे बेंजीन से स्टायरीन का मैन्युफैक्चर एक्चुअली दो रिएक्शंस हो रही हैं वहाँ पे। एक तो एल्काइलेशन रिएक्शन से पहले एथाइल बेंजीन बन रहा है, फिर एथाइल बेंजीन से डीहाइड्रोजनेशन होके ये स्टायरीन बनेगा, तो काफ़ी मतलब बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एथाइल बेंजीन की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी। आज जो है ना स्टायरीन के बारे में और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्टायरीन जैसे देखते हैं, अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी होता है 145.2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बेसिकली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो बहुत पास है किसके, एथाइल बेंजीन के, जो उसका 136 डिग्री सेल्सियस होता था। तो ये बॉइलिंग पॉइंट इतना पास है, तो फिर सेपरेशन जानते हैं हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट्स अगर नियर होते हैं तो सेपरेशन में डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे वो मतलब जब हीट करते हैं तो दोनों जो दो कंपाउंड्स हैं वो या तो दोनों वेपराइज हो जाते हैं, या फिर कूल करते हैं तो दोनों लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, तो सेपरेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 145 डिग्री सेल्सियस के पास है, 145.2 रिपोर्टेड है। तो बेसिकली स्टायरीन क्या है कि स्टायरीन एक लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। इसका जो एरोमेटिक ऑर्डर होता है, बेसिकली अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये सॉल्युबल है, इनफाइनाइटली सॉल्युबल है, मतलब कोई लिमिट नहीं है सॉल्युबिलिटी की। किस में? एसीटोन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बेंजीन में, हेक्सेन में, एथेनॉल में। तो इस सॉल्युबल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबल है ये जो बेसिकली, जैसे ये एसीटोन वगैरह, एसीटोन है, ईथर है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये, क्योंकि इस कंपाउंड को देखेंगे तो ये दोनों टाइप के इसमें ग्रुप है। जैसे ये ओलिफिनिक ग्रुप है, CS डबल बॉन्ड CS2, तो ये विनाइल ग्रुप है। हम लोगों ने विनाइल क्लोराइड देखा था, विनाइल एसीटेट देखा था। तो ये ऊपर वाला विनाइल ग्रुप है, एथिलीन है बेसिकली। नीचे वाला क्या है? बेंजीन है। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? इसमें ओलिफेन्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसमें बेंजीन की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो किस टाइप की रिएक्शंस देगा? ये ओलिफिन की जो रिएक्शंस हैं एडिशन रिएक्शंस देगा, और जो बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो बेसिकली ये दोनों टाइप के रिएक्शन देता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड की जो रिएक्शंस हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन देता है, और जो ये एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शंस हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड के भी रिएक्शंस देता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बहुत इजीली किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और जैसे एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराएं, बेंजोइक एसिड से रिएक्शन कराएं, तो ये इजीली ऐसे ऑक्सीडाइज हो जाता है और रिएक्शंस जो है ना दे देता है। अब कमिंग टू इस जो है यूजेस की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि जितना भी ये स्टायरीन प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली पॉलीमर, ये स्टायरीन मोनोमर भी बोलते हैं। स्टायरीन अकेले वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं स्टायरीन मोनोमर। तो जो भी स्टायरीन मोनोमर है वो बेसिकली पॉलीमराइजेशन में यूज़ होता है। तो इसका या तो पॉलीमराइजेशन हम लोग करते हैं या कोपॉलीमराइजेशन करते हैं। कोपॉलीमराइजेशन से जो है वेरियस कंपाउंड बनाते हैं, जैसे एक्राइलोनाइट्राइल के साथ कोपॉलीमराइजेशन करते हैं तो एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन बनाते हैं, या फिर स्टायरीन एक्राइलोनाइट्राइल बनाते हैं। तो वेरियस ये प्लास्टिक के फॉर्म में यूज़ होता है। बेसिकली जब हम लोग ये इसके पॉलीमराइजेशन या कोपॉलीमराइजेशन की बात करेंगे तो एक्चुअली ये पॉलीमर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जो क्या प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन बेसिकली
जो प्रोसेस 4 मेजर प्रोसेस होते हैं पॉलीमराइजेशन के, जैसे बल्क या मास पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन होता है, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन होता है, इमल्सन पॉलीमराइजेशन होता है। तो ये सभी टाइप की पॉलीमराइजेशन या कोपॉलीमराइजेशन हम लोग कर सकते हैं स्टायरीन को यूज़ करते हुए। हर प्रोसेस से जो है डिफरेंट स्ट्रेंथ मिलती है, डिफरेंट प्योरिटी मिलती है कंपाउंड की। तो जैसे नीड होगी, जिस टाइप का हमें प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोसेस हम लोग एम्प्लॉय कर देंगे और कोपॉलीमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन कर लेंगे स्टायरीन का। तो बेसिकली जो एंड प्रोडक्ट मिलता है, जो मान लीजिए कि जो उसका हाउस होल्ड यूज़ है वो क्या है, तो वो बेसिकली ये यूज़ होता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा देखा था कि ये यूज़ होता है पैकेजिंग में होता है, इसको टॉयज़ के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में होता है। जैसे रेफ्रिजरेटर का डोर है तो उसके रेफ्रिजरेटर का डोर के यूज़ मैन्युफैक्चरिंग में या में होता है स्टायरीन का यूज़। और उसके बाद अगर देखें तो जो प्लास्टिक ये जो मोल्ड्स होते हैं, किट्स होते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। तो अगर इनका यूज़ वाइज देखा जाए, कंपाउंड वाइज यूज़ देखा जाए कि क्या शेयर है जो कंपाउंड्स इससे बन रहे हैं, तो उनका इंडस्ट्री में क्या शेयर है, तो पॉलीस्टायरीन जो कंपाउंड बनता है पॉलीमराइजेशन से स्टायरीन के, तो पहले तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ था, मोर देन 65% यूज़ था। लेकिन अब इसका यूज़ क्योंकि दूसरे कंपाउंड का यूज़ इंक्रीज़ हो गया है, तो इसका यूज़ जो है ना अब रिलेटिवली कम हो गया है। तो अब लगभग 35% यूज़, मतलब जो भी स्टायरीन पूरा होता है वो यूज़ होता है पॉलीस्टायरीन बनाने में 35%। जैसे कोपॉलीमराइजेशन हम लोग करते हैं स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर से, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन से ABS बनाने में, या एक्राइलोनाइट्राइल स्टायरीन एक्राइलोनाइट्राइल SAN कंपाउंड बनाने में। तो बेसिकली वो दोनों रेजिन्स हैं जो प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। रबड़ बनाने में यूज़ करते हैं इसको स्टायरीन ब्यूटाडाइन। जब ब्यूटाडाइन के साथ इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़ मिलेगा। तो रबड़ के कंजम्पशन में भी इसका यूजेज अब ज़्यादा होने लगे, पहले कम था, 7-8-10% था, लेकिन वर्ल्ड वाइड अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट 22% जो पूरा स्टायरीन मिल रहा है वो 22% यूज़ होता है ब्यूटाडाइन SBR रबड़ बनाने में। प्लास्टिक में भी अच्छा खासा यूज़ होता है, मोर देन 25-30%। पॉलीस्टीरीन रेजिन्स भी मैन्युफैक्चरिंग में होता है, और मिसलेनियस और सारे यूजेस हैं जो जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो बेसिकली जो इसके मेजर कंपाउंड हैं, 3 कंपाउंड एटलीस्ट से 4 कंपाउंड तो हम लोग को ख्याल रखना है, रिमेंबर कर रखना है। पॉलीस्टायरीन होता है, स्टायरीन का पॉलीमराइजेशन हुआ, फिर कोपॉलीमराइजेशन में ब्यूटाडाइन के साथ कराएंगे तो स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़ बनेगा। एक्राइलोनाइट्राइल के साथ कराएंगे तो एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन ABS बनता है, या स्टायरीन एक्राइलोनाइट्राइल SAN वो भी बन जाता है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हमें ध्यान रखने हैं। अब जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इसकी किस तरह की जाती है, तो बेसिकली 2 प्रोसेस हैं। एक तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एथाइल बेंजीन, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एथाइल बेंजीन के बारे में पढ़ा था, उसके डिहाइड्रोजनेशन से ईजिली बन जाता है। ईजिली मतलब नहीं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग का, जो लेकिन रिएक्शंस जो अपीयर होती हैं देखने में वो ईजी दिखती हैं कि यहाँ पे एथाइल बेंजीन है, बेसिकली आपने टिन ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ किया 800 हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है 800 डिग्री सेल्सियस पे, इसको डिहाइड्रोजनेशन कर देते हैं। डिहाइड्रोजनेशन हम लोग जानते हैं कि कैटलिटिक रिएक्शन है और हायर टेम्परेचर पे होती है। तो जो एक प्रोसेस है वो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एथाइल बेंजीन है, और जो दूसरा प्रोसेस है डिहाइड्रेशन ऑफ एसीटोफिनोन है। तो वर्ल्ड वाइड जो है मोर देन 90% या ऑलमोस्ट 90% जो स्टायरीन प्रोड्यूस की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस से ही होती है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एथाइल बेंजीन से होती है। बहुत कम अमाउंट में जो है हाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ एसीटोफिनोन से प्रोड्यूस होती है स्टायरीन। तो इसका जो सैलियन फीचर है, जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि जिसे भी देखा हम लोग डिस्कस किया कि 90% या मोर देन 90% स्टायरीन जो है ना डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस से ही ऑब्टेन की जाती है। कैटलिस्ट टिन ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और रिएक्शन जो है
मतलब जो कन्वर्जन होगा इसका इक्विलिब्रियम कन्वर्जन वो डिपेंड करेगा वो जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे फॉर्म हो रहा है। मतलब बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल्ड कन्वर्जन है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा इसका कन्वर्जन। लेकिन एक इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक चैलेंज है। चैलेंज के तो नहीं है, रिमूवल उनका इजीली हो जाता है सेपरेशन, लेकिन ये है कि आपका जो मेजर कंपाउंड है वो कंज्यूम ना बन के स्टायरीन हम लोग बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे टॉलुइन और बेंजीन बन जाता है। तो जैसे टॉलुइन क्या है, आपका स्टायरीन है, उसमें हाइड्रोजन क्योंकि अवेलेबल है, हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है यहाँ रिएक्शन में, तो उससे रिएक्ट करके आपका ये टॉलुइन बना दिया। और फिर फर्दर रिएक्शन ये हो जाती है, डी अल्काइलेशन रिएक्शन हो गई इसकी, तो बेंजीन बन जाता है। तो फिर उनको सेपरेट करना पड़ता है बेसिकली। तो अगर हम देखेंगे तो रिएक्शन मिक्सचर में, मतलब रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा, तो हम लोग के पास क्या होगा, इथाइल बेंजीन होगा, स्टायरीन प्रोडक्ट बन रहा है होगा, टॉलुइन होगा, फिर डी अल्काइलेशन अगर हुआ तो बेंजीन भी होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे की जाती है, या डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस को फ्लोशीट की हेल्प से समझते हैं। स्टायरीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो इथाइल बेंजीन होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लोशीट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा था इथाइल बेंजीन का, कि बेंजीन से हम लोग इथाइल बेंजीन बेसिकली ऑब्टेन करते थे प्यूरिफाइड फॉर्म में। तो एक्चुअली जो प्लांट लगते हैं स्टायरीन की मैन्युफैक्चरिंग के, तो वो बेंजीन से ही लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई वो जो प्लांट है वो इथाइल बेंजीन कहीं से प्रोक्योर करेगा उसके बाद फिर स्टायरीन बनाएगा। हम लोगों ने इसको दो पार्ट में पढ़ा है कि पहले बेंजीन से इथाइल बेंजीन कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर इथाइल बेंजीन से स्टायरीन कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली प्लांट में क्या होगा कि जहाँ से हम लोगों ने प्रोड्यूस की थी इथाइल बेंजीन, वहीं से इथाइल बेंजीन नेक्स्ट जो है ना फीड कर दी जाती है आपका जो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेटर है। क्योंकि ये रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी, इथाइल बेंजीन हम लोग का फॉर्म हुआ था रिएक्शन में, रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जैसे इथाइल बेंजीन है ये CH2CH3, यहाँ से बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होनी है, SNO होगा या FeO कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। हायर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, तो यहाँ पे से हाइड्रोजन निकल जाता है। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हायर टेम्परेचर रिएक्शन होती हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है। तो यहाँ से एथिलीन निकलता है, तो हाइड्रोजन निकलता है सॉरी, तो आपकी ये बन जाती है स्टायरीन प्लस हाइड्रोजन जनरेट हो जाता है इस प्रोसेस में। तो बेसिकली जो स्टायरीन मैन्युफैक्चर होती है वो इथाइल बेंजीन से होती है। और इथाइल बेंजीन हम लोगों ने देखा था कि लास्ट लेक्चर में, वहाँ पे बेंजीन से हम लोग इथाइल बेंजीन एल्काइलेशन प्रोसेस से ऑब्टेन कर रहे थे। तो इथाइल बेंजीन जो होगी, ड्राई इथाइल बेंजीन, वो एज ए फीड यूज़ होगी। तो फीड को क्या करेंगे हम लोग, पहले उसको हीट करते हैं, क्योंकि रिएक्शन टेम्परेचर कितना होता है, बहुत हायर टेम्परेचर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसको हीट करना पड़ेगा। तो हीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ये रिएक्शन हो रही है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रही है। तो जो वहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा वो हाई टेम्परेचर पे होगा, तो उसकी हीट से हम लोग इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर में इसको हीट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसकी 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुँच जाता है हीटिंग से। उसमें हम लोग सुपर हीटेड स्टीम मिक्स करते हैं। तो पहले सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है, कैसे बनती है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद मिक्स क्यों करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो स्टीम, जैसे हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो बॉयल होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और हम लोग नॉर्मली जो करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं। तो जो वेपर्स फॉर्म होती है, स्टीम फॉर्म होती है बेसिकली, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, वो सैचुरेटेड स्टीम है। आप उसको जो कंटेनर में, जिस कंटेनर में आपने वाटर रखा है, जिसको हीट कर रहे हैं आप, कितना भी आप उसको हीट करिए, इसका जो स्टीम बनेगा उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। और उसमें अब उसको, अगर उसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो बेसिकली उस स्टीम को अब हीट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, स्टीम को लेते हैं, स्टीम को फिर हम लोग हीट करते हैं, तब उसका टेम्परेचर रेज होता है। वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो भी टेम्परेचर रेज करना होगा, तो हम लोग को बेसिकली उसको हीट करना पड़ेगा। तो स्टीम सुपर हीटर, ये स्टीम को सुपर हीटर में ले जाते हैं और वहाँ पे उसको हीट करते हैं, तो उससे जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अब क्या करते हैं, एक्सेस स्टीम लेते हैं और ये जो अपनी फीड आ रही थी उसके साथ मिक्स कर देते हैं। ये फीड जो है
इसका फीड का टेम्परेचर जो इनलेट ऑफ द रिएक्टर है, जो रिएक्टर के इनलेट पे अप्रॉक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कहाँ पे? एट इनलेट ऑफ रिएक्टर। और फिर वहाँ पे रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर प्रोवाइड करके इसको, मतलब जो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बेसिकली इतनी हाई टेम्परेचर पे हो रही है तो हीट प्रोवाइड करते रहना पड़ता है हम लोग को। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये सुपर हीटेड स्टीम ऐड क्यों कर रहे हैं, उसके साथ मिक्स कर रहे हैं। और मिक्स भी करते हैं तो किस रेंज में करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली जो हम लोग यूज़ करते हैं रेशियो, वो अगर 15 लीटर अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग स्टीम, तो 1 लीटर एथाइल बेंजीन यूज़ करते हैं, 1 लीटर एथाइल बेंजीन। तो ये इतना हायर रेशियो यूज़ करते हैं स्टीम का, सुपर हीटेड स्टीम का। तो ऐसा करते क्यों हैं, इसके पीछे कुछ रीजंस ऑब्वियसली होंगे। तो ऐसा इसलिए करते हैं बेसिकली, तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली पार्शियल प्रेशर इसका जो है ना रिड्यूस कर देगी। तो पार्शियल प्रेशर इसका मतलब सिस्टम में इसका पार्शियल प्रेशर आपका एथाइल बेंजीन का रिड्यूस कर देगी। तो इस एथाइल बेंजीन का जब पार्शियल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन, एक्चुअली कन्वर्जन ज़्यादा होने लगेगा। और क्या काम करते हैं ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है एंडोथर्मिक, क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है तो हीट ऑफ रिएक्शन भी प्रोवाइड करती है। और तीसरा काम ये करती है कि ये जो साइड रिएक्शंस हो रही हैं, साइड रिएक्शंस को प्रिवेंट करती है। स्टीम है तो साइड रिएक्शन नहीं होने देती है। और एक काम करती है कि जो टेम्परेचर है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है, कार्बन है, तो अपने कैटलिस्ट जो है SNO या FeO जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर क्या होगा, कोक डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। इतनी हाई टेम्परेचर पर जब रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली कोक डिपॉजिट होने लगेगा, ब्रेकिंग होगी कार्बन्स का, तो कोक डिपॉजिट होगा। तो स्टीम जो है ना, तो कोक डिपॉजिट जो है उसको कंट्रोल करती है, कोक डिपॉजिट कम होने देती है, मतलब कम से कम हो, जिससे आपका कैटलिस्ट को बार बार हमें रीजनरेट ना करना पड़े। और जो एक फाइनली काम करती है, जो कार्बन डिपॉजिट हो जाते हैं तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी ना, CO + H2O, CO2 बन जाता है प्लस H2, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है। तो जो अगर कहीं पे कार्बन डिपॉजिट भी हो रहा है तो ऑक्सीजन ये है, ये वेपर्स हैं, तो ये बेसिकली H2 ही है वेपर्स, तो वो तो रिएक्शन करके आपको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं, तो डिपॉजिट होने लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देती हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका मान लीजिए जब वेंट कर लेंगे हम लोग, जब गैसेस फॉर्म में आएंगे, तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम का। वो क्या करती है, सबसे पहला काम कि पार्शियल प्रेशर जो एथाइल बेंजीन का है, पार्शियल प्रेशर रिड्यूस कर देती है, जिससे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कन्वर्जन इंक्रीज हो जाएगा, कन्वर्जन बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या कि एंडोथर्मिक हीट ऑफ रिएक्शन, बेसिकली ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो वहाँ पे ये हीट प्रोवाइड करेगी जिससे इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, और साइड रिएक्शंस नहीं होने देंगी। ये स्टीम साइड रिएक्शंस को प्रिवेंट करती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन बहुत एक्सेस में नहीं होगी, उसको रिड्यूस कर देगी साइड रिएक्शंस को। और कोकिंग का फॉर्मेशन नहीं, कोक का फॉर्मेशन जो होता है कैटलिस्ट पे डिपोजिशन होने लगता है, वो उसको बहुत कम कर देगी। और जो डिपोजिशन हो भी रहा है उस पर जो है ना ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करा के उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर देगी, जिससे आपका कैटलिस्ट जो है ना जल्दी से उसकी एक्टिविटी कम नहीं होगी, एक्टिविटी उसकी जाएगी नहीं। तो ये बेसिक वर्क था, इसलिए हम लोग इसमें स्टीम यूज़ करते हैं, सुपर हीटेड स्टीम। वो भी 15:1, बहुत हायर रेशियो रहता है। अगर हम लोग 15 लीटर ले रहे हैं स्टीम का, तो 1 लीटर लेंगे अपना रिएक्टेंट जो है ना एथाइल बेंजीन का। तो हीट करके हम लोग यहाँ पे ले गए, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुई। बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या हुआ कि हाइड्रोजन आपका रिमूव हो गया और हमें स्टायरीन मिल गई। ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब उसके बाद जब यहाँ से क्या होगा, वेपर्स होंगी, क्योंकि वेपर फॉर्म में है तो इसको पहले हायर टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट की जो स्ट्रीम है वो निकल रही है। तो इसको हम लोग को क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ फीड को हीट करना है तो इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर में इसको भी ले जाएंगे। इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर में ले जाएंगे तो जो कोल्ड स्ट्रीम है उसको ये हीट कर देगी। तो एक काम तो हमारा हो गया कि हीट की हमें जो एक्स्ट्रा नीड नहीं पड़ी, हमें फिर किसी और फ्लू गैसेस से या किसी और से मीडियम से हीट नहीं प्रोवाइड करनी पड़ी। तो इसको हमने हीट कर लिया। उसके बाद हम लोग कहाँ ले जाएंगे, क्वींस टावर में ले जाएंगे। क्वींस टावर में वहाँ पे स्टीम जो है ना यूज़ करते हैं।
तो क्वेश्चन बनता है कि स्टीम क्यों, बेसिकली क्विंचिंग तो हम लोग वाटर से करते हैं ना, यहाँ स्टीम क्यों यूज़ कर रहे हैं क्विंचिंग के लिए? तो स्टीम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि स्टीम जो वाटर अगर यूज़ करते हैं तो साइड रिएक्शंस के बेसिकली इसको कंडेंस कर देता, जो गैसेस हैं उसको कंडेंस कर देता। जब कंडेंस कर देता है तो साइड रिएक्शंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो स्टीम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो कंडेंसेशन नहीं होने देती है, उसको कूल तो कर रही है लेकिन इसको कंडेंस नहीं करती है। जो आपकी यहाँ से फीड आ रही है, जो यहाँ से प्रोडक्ट की गैसेस आ रही हैं उसको कंडेंस नहीं होने देगा, तो इसलिए अनवांटेड रिएक्शंस जो नहीं होंगी स्टायरीन और एथाइल बेंजीन की। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टीम यूज़ कर रहे थे। बेसिकली क्विंच कर लिया, कूलिंग कर ली, अब उसके बाद फिर कूलिंग के बाद हम लोग पार्शियल कंडेंसेशन इसका करते हैं और उसको कूल करते हैं। तो कंडेंसेशन जब करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रोसेस हम लोग कंडेंस कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। क्विंचिंग के बाद कंडेंस करते हैं तो बेसिकली हमें 3 स्ट्रीम मिलती हैं। 3 स्ट्रीम मिलेंगी। कौन कौन सी स्ट्रीम मिलेंगी? पहला जो है वेपर्स होंगे, जो अभी भी हाइड्रोकार्बन की वेपर्स होंगे, जो यहाँ स्टीम के क्विंचिंग के बाद और कंडेंसेशन के बाद, पार्शियल कंडेंसेशन के बाद भी क्विंच नहीं हुई, मतलब कूल नहीं हुई, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हुई, वो जो है ना उनको हम लोग वेंट कर लेते हैं। तो कौन कौन सी गैसेस बेसिकली वेंट कर रहे हैं? तो इसमें जो एकदम हाइड्रोकार्बन्स हैं, गैसियस हाइड्रोकार्बन्स हैं जो क्रैकिंग से फॉर्म हुई हैं। बेसिकली यहाँ पे क्रैकिंग भी होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलेक्टिव डिहाइड्रोजिनेशन होगा और कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो क्रैकिंग भी होती है। तो क्रैकिंग भी होती है तो स्मॉलर चेन में, मतलब कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाती हैं, तो वो इस आपकी क्रैकिंग से जो रिएक्शंस हो रही हैं वही जो है ना गैसेस फॉर्म में होंगी, तो उन्हीं को हम लोग वेंट कर देते हैं। अब वेंट कर दिया तो बेसिकली अब हमारे पास यहाँ से हम लोगों ने वेंट कर दिया इसको, तो यहाँ से 3 स्ट्रीम मिली। मतलब यहाँ से जो क्विंच करने के बाद पार्शियल कंडेंसेशन किया तो 3 स्ट्रीम मिली थी। एक तो वेंट कर दिया हमने, जो आपकी गैसेस स्ट्रीम थी। अब दूसरी जो होगी वाटर होगी, स्टीम जो कूल होकर वाटर फॉर्म कर ली होगी, तो वाटर हम लोग यहाँ पे नीचे बॉटम से वाटर रिमूव कर लेते हैं, पार्शियल कंडेंसर में यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद जो तीसरी जो इम्पॉर्टेंट हमारी जो डिज़ायरेबल है वो ऑर्गेनिक स्ट्रीम होगी। बेसिकली ऑर्गेनिक फीड फेज में होगी। उसमें क्या होगा? स्टायरीन होगी, एथाइल बेंजीन होगी, बेंजीन होगी, हो सकता है क्योंकि ये आपका कंपाउंड है ना एथाइल बेंजीन। एथाइल बेंजीन हम लोग रिएक्टेंट फीड यूज़ कर रहे थे, तो ये डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ये हो सकता है डीएल्काइलेशन भी हो जाएगा क्योंकि हायर टेम्परेचर पर होते हैं। बेंजीन भी फॉर्म हो सकता है, टॉलुइन भी फॉर्म हो सकता है। तो बेंजीन भी, टॉलुइन भी, कुछ भी टॉलुइन भी फॉर्म हो सकता है। एथाइल बेंजीन अनरिएक्टेड होगा ही इसमें, तो एथाइल बेंजीन भी होगा और स्टायरीन। स्टायरीन होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये 4 कंपाउंड्स मेजरली इसमें होंगे। तो अब इनको बेसिकली हमें क्या करना है? अब हम लोग को इनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करेंगे तो देखेंगे कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे हैं, उसी के बेसिस पे इनका हम लोग सेपरेशन कर पाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है इनको सेपरेट करने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट्स देखेंगे, बेंजीन का 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और टॉलुइन का 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये दोनों बॉइलिंग पॉइंट नियरली पास में है, 20 डिग्री का फ़र्क है। और जो एथाइल बेंजीन है 136 होता है और स्टायरीन है 145 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बॉइलिंग दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स करीब हैं। ये 2 कंपाउंड हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट करीब हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को एक साथ सेपरेट कर लें, इन दोनों को एक साथ सेपरेट कर लें। ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पास में हैं। तो वो जो हम लोग वेपराइज करेंगे, मतलब बेसिकली डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे, तो वहाँ पे जो वेपर फॉर्म में जनरेट होगा, जिसका वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी या जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो जल्दी वेपराइज हो जाएंगी। तो बेंजीन और टॉलुइन ज़्यादातर जो हम लोग करेंगे तो ये टॉप प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा हमें। तो हम लोग इसको किस कॉलम में, जो अपनी स्ट्रीम निकली थी यहाँ से ऑर्गेनिक स्ट्रीम थी जिसमें बेंजीन था, टॉलुइन था, एथाइल बेंजीन है, स्टायरीन है, और जो साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए होंगे जैसे टार वगैरह फॉर्म हो जाता है पॉलीमराइजेशन से, तो टार होगा, तो उसको हम लोग ले जाएंगे बेंजीन कॉलम में। बेसिकली बेंजीन कॉलम में हम क्या करेंगे, बेंजीन और टॉलुइन को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो बेंजीन कॉलम में हम लोगों ने बेंजीन और टॉलुइन को सेपरेट कर लिया, लेकिन क्योंकि दो इसके अंदर जैसे 20 डिग्री सेल्सियस का और 36 डिग्री सेल्सियस का ऑलमोस्ट या 35 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है कि बहुत प्योर आपका सेपरेशन हो। तो इसको हम लोग वैक्यूम में बेसिकली डिस्टिलेट करते हैं। तो जो बेंजीन कॉलम है वो अंडर वैक्यूम ऑपरेट हो रहा होगा।
तो वैक्यूम के ऑपरेट होता है। तो एक्चुअली हम लोग जैसे 760 जब होता है तो वहाँ पे होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 160 के आसपास हम लोग जो है ना 160 Hg पे इस कॉलम को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे फिर इजीली जो है ना रिलेटिवली, मतलब इजीली का मतलब इतना इजीली नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल डिस्टिलेशन कॉलम के कंपैरिजन में हम लोग को यहाँ से बेंजीन और टॉलुइन मिल जाएगी। तो बेंजीन और टॉलुइन हम लोग को यहाँ से मिल जाएगी, उसको फिर हम लोग फर्दर डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे, उसको भी वैक्यूम में, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उनको अंडर वैक्यूम हम लोग डिस्टिलेट करेंगे। तो वहाँ से हम लोग को बेंजीन और टॉलुइन अलग अलग ऑब्टेंड हो जाएंगे। तो यहाँ से बेंजीन और टॉलुइन बेसिकली ऑब्टेंड हो गई। और अब हम लोग के पास क्या बचा, स्टायरीन बचा और इथाइल बेंजीन। तो जो बॉटम प्रोडक्ट होगा उसमें बेसिकली क्या होता है, इथाइल बेंजीन होगा, स्टायरीन होगा, और थोड़ा बहुत जो और हैवियर कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं वो होंगे। तो इथाइल बेंजीन को फिर अब हम लोग सेपरेट करना है, तो हम लोग नेक्स्ट कौन सा इथाइल बेंजीन कॉलम में ले जाएंगे। तो इथाइल बेंजीन कॉलम, अब देखिए इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस और ही कम हो गया, 136 से 145 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसको अब हम लोग वैक्यूम में तो करना है, लेकिन आपको और ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा कि उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस जो है ना, मतलब रिलेटिव वोलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस तो नहीं होगा, लेकिन जब आप वैक्यूम करते हैं तो कोई प्रोडक्ट जो है ना जल्दी बॉयल होने लगता है। अगर वाटर जैसे है, वाटर को अगर हम बॉयल करें नॉर्मल टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, लेकिन अगर वैक्यूम करके हीट दें तो हो सकता है वो उससे, मतलब हो सकता नहीं, वो बेसिकली उससे 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर पे बॉयल होने लगता है। तो वैक्यूम, इसलिए वैक्यूम में ले जाते हैं। तो वैक्यूम कॉलम हम लोग यूज़ करते हैं इथाइल बेंजीन। नाम तो इसका कोई देंगे सर, सिर्फ वैक्यूम कॉलम देंगे तो कन्फ्यूज़न होने लगेगा कि सारे वैक्यूम कॉलम हैं। तो ये बेंजीन कॉलम था, यहाँ पे बेंजीन और टॉलुइन सेपरेट कर रहे थे। ये इथाइल बेंजीन कॉलम है, यहाँ पे इथाइल बेंजीन और स्टायरीन को सेपरेट करते हैं। तो इथाइल बेंजीन अपना रिएक्टेंट है, तो इथाइल बेंजीन को यहाँ से जो हम लोगों ने सेपरेट किया कूल करके, इसको हम लोग ड्राई इथाइल बेंजीन जो आपका क्योंकि फीड है तो फीड में मिक्स कर देते हैं इस रूट से, यहाँ से टॉप से जो ऑब्टेंड होता है। और जो यहाँ पे ये ऑपरेशन करते हैं, ये डिस्टिलेशन कॉलम का या अंडर वैक्यूम हो रहा है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखते हैं। टेम्परेचर बेसिकली हम लोग रखते हैं 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, ज़्यादा अगर टेम्परेचर हमने ज़्यादा हीट कर दी तो बेंजीन का पॉलीमराइजेशन होने लगता है, वो ईजिली पॉलीमराइज हो जाती है, फिर वेरियस पॉलीमर्स फॉर्म हो जाते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं हमारे रिएक्शन के लिए। हमारे प्रोडक्ट जो हम लोग यहाँ चाहते हैं स्टायरीन मैन्युफैक्चर करना, तो उसके लिए अनडिज़ायरेबल होते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको 90 डिग्री सेल्सियस पर ही ऑपरेट करते हैं। और जब दूसरे कॉलम में ले गए तो यहाँ पे फिर हमको सेपरेट करने के लिए इथाइल बेंजीन कॉलम में और ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, प्रेशर और कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 135 mm जो है ना उतना प्रेशर रखते हैं, 35 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे 35 mm हमने प्रेशर रखा, तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। इथाइल बेंजीन हमने देखा कि हम लोग रिसाइकल कर लेंगे, फीड है, और हम लोग को क्या मिलेगा, स्टायरीन मिलता है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे स्टायरीन मिलेगा उसमें जो है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि बहुत हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि वहाँ पे आपका टार का फॉर्मेशन होने लग सकता है। तो इथाइल बेंजीन से जो प्रोडक्ट हम लोग को निकलेगा उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, फिनिशिंग कॉलम में। यहाँ फिनिशिंग कॉलम भी अंडर वैक्यूम ऑपरेट करता है। और स्टायरीन यहाँ पे प्यूरिफाई करते हैं हम लोग अंडर वैक्यूम, तो यहाँ पे स्टायरीन आपका ऑब्टेंड हो जाता है। लेकिन जो हेवियर प्रोडक्ट टार फॉर्म हुआ था वो उसको हम लोग टार स्टोरेज में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो बेसिकली दो कंपाउंड्स हम लोग को मिल रहे हैं, एक हम लोग का जो स्टायरीन जो अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है वो मिल रहा है। तो स्टायरीन को हम लोग क्योंकि वैक्यूम अंडर वैक्यूम ऑपरेट कर रहे थे, तो यहाँ पे स्टायरीन को हमने टॉप से ऑब्टेन कर लिया। और जो बॉटम प्रोडक्ट होगा बेसिकली जो इसमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज सच एज टार वगैरह होंगी, तो टार को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले स्टोरेज टैंक में ले जाएंगे, वहाँ से बेसिकली हम लोग स्टायरीन इसमें हो सकती है। तो सवाल है कि स्टायरीन टार में कैसे हो जाती है। तो बेसिकली स्टायरीन जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एफिनिटी होती है इसकी डिज़ोल्व होने की टार में, तो टार में ये डिज़ोल्व हो जाती है स्टायरीन थोड़ा बहुत। तो स्टायरीन को भी हम लोग को रिकवर करना है, तो हम लोग उसको बस बेसिकली हीट कर देंगे, क्योंकि डिज़ोल्व हुई है हीट कर देंगे। तो क्योंकि लाइटर कंपाउंड है स्टायरीन, तो बैच स्टील में ले जाके, बैच टार स्टील है मतलब इसमें बैच के फॉर्म में जब यहाँ पे स्टोरेज सफिशिएंट हो जाएगा टार, मतलब
काफ़ी देर रिएक्शन होगी, कई प्रोसेस हो जाएंगे, कई साइकिल कर लेंगे। जब सफिशेंट अमाउंट में हो जाएगा टार, तो उसको बैच रिएक्टर टाइप का है, इसमें ले जाएंगे। बैच स्टिल है, मतलब एक बैच में ले जाके डालते हैं इसमें। तो एक बार जैसे 10 टन हो गया तो 10 टन डाल दिया, या फिर उसके बाद फिर 5 टन हो गया तो 5 टन डाल दिया। मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा जनरेट नहीं होती है इस प्रोसेस में, टार ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं, बैच प्रोसेस है। तो बेसिकली इसमें डाल दिया, तो यहाँ पे हीटिंग करते हैं हम लोग। हीटिंग करेंगे बैच स्टील में, तो स्टायरीन हम लोग को ऑब्टेंड हो जाएगी। जो स्टायरीन ऑब्टेंड हो जाएगी, तो यहाँ से भी स्टायरीन ऑब्टेंड हो रही थी, तो उसी को मिला के हम लोग मिक्स कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हायर टेम्परेचर हम लोगों ने रखा था, इसको कूल कर देते हैं। कूल करने के लिए अब एक टैंक, एक मान लीजिए कि इस टैंक में या एक इसमें ले जाएंगे, टैंक में ले जाएंगे। वहाँ पे कूलिंग कॉइल्स, मतलब कॉइल्स होंगी, उसमें कूलिंग जो है ना मीडियम फ्लो करते रहेंगे, तो वहाँ पे स्टायरीन अपनी कूल हो जाएगी। लिक्विड फॉर्म में हम लोग स्टायरीन ऑब्टेंड कर लेते हैं। एक बार जस्ट ब्रीफ में देख लेते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे अपने इथाइल बेंजीन आई, जो इथाइल बेंजीन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको हम लोगों ने हीट, क्योंकि वो रिएक्शन 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होनी है, तो उसको हम लोग हीट करेंगे। हीट हम लोग को कहाँ से मिलेगी? ये जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेटर में, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो इसलिए वहाँ से हीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग वेपर इसमें मिक्स कर देते हैं। सुपर हीटेड स्टीम होती है बेसिकली। सुपर हीटेड स्टीम ने क्यों यूज़ किया था, देखा था कि इसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो कन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगा, साइड रिएक्शंस को प्रिवेंट करेगी, इस पर कोक का डिपोजिशन नहीं होने देगी, और क्या करेगी, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करके आपका जो कोक थोड़ा बहुत डिपॉजिट हो रहा है उसको रिमूव कर देगी। तो यहाँ पे रिएक्शन हुई, आपका इथाइल डिहाइड्रोजनेशन हुआ, और फिर साइड रिएक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे बेंजीन बन गई, टॉलुइन बन गई। तो उसको बेसिकली जो ये हीट, मतलब बहुत हॉट गैसेस हैं, इनको हम लोग कूल करेंगे यहाँ पे फीड से, हीट एक्सचेंज करके। इंटीग्रेटेड टाइप का हीट एक्सचेंजर है। उसके बाद हम लोग स्टीम से क्विंचिंग करते हैं। वाटर से इसलिए नहीं करते हैं कि वाटर जो है इसको कंडेंस कर देगा, तो फिर वहाँ पे साइड रिएक्शंस होने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर हम लोग पार्शियली कंडेंस करते हैं, कंडेंसर में ले जाके, वहाँ से हम लोग को बेसिकली 3 स्ट्रीम मिलेगी। जो वाटर मिलेगी वो बॉटम से निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में होगा। जो गैसेस होंगी आपकी, वो उनको हम लोग वेंट कर लेते हैं। वो यहाँ पे क्योंकि पायरोलिसिस, यहाँ पे जो है क्रैकिंग हो जाएगी, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे हो रही, तो चांसेस हैं कि क्रैकिंग भी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेंट गैसेस फॉर्म होती हैं, तो वेंट के थ्रू हम लोग उनको वेंट कर देते हैं। और फिर जो अपना मेजर स्ट्रीम है, जिसमें आपका स्टायरीन होगा, इथाइल बेंजीन होगा, बेंजीन होगा, टॉलुइन होगा, उसको हम लोग अब बस डिस्टिलेशन कॉलम में सेपरेट करना है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट्स इनके पास हैं, तो या बेसिकली हम लोग उनको ऑपरेट करते हैं किस में, अंडर वैक्यूम में। तो पहले यहाँ तो सेपरेट हो जाएंगे ये वाले दोनों फ्रैक्शन, बेंजीन टॉलुइन, और बेंजीन टॉलुइन को हम आइसोट्रोपिक डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे। फिर यहाँ से क्या मिला, आपका स्टायरीन मिला और इथाइल बेंजीन मिला। इसको क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास हैं, तो उसको हम लोग वैक्यूम कॉलम में ले जाएंगे, वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम में, और उसको फर्दर कम कर देंगे उसका प्रेशर। तो 35 mm ऑफ Hg प्रेशर रखते हैं, तो वहाँ से हम लोग को इथाइल बेंजीन मिल जाती है। इथाइल बेंजीन को हम लोग, क्योंकि फीड है, तो उसको हम लोग फीड में मिक्स कर लेंगे, रिसाइकिल करते। उसके बाद फिर कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेटर में ले जाएंगे। और ये हम लोग 90 डिग्री सेल्सियस पे क्यों ऑपरेट करते हैं, टेम्परेचर कम क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन के चांसेस हैं। जो इथाइल बेंजीन यहाँ से हम लोगों ने सेपरेट कर लिया था, जो बॉटम प्रोडक्ट मिला था उसमें स्टायरीन होगा, थोड़ा बहुत टार जो है ना इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में होता है, तो उसको हम लोग फिनिशिंग कॉलम में ले जाते हैं। अंदर वैक्यूम ये भी ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो स्टायरीन है वो टॉप से मिल जाता है। जो बॉटम प्रोडक्ट होगा वो टार होगा, उसमें स्टायरीन थोड़ा बहुत होगा, वो एक्चुअली एफिनिटी होती है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का इसमें डिज़ोल्व होने के, तो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसको हम लोग स्टोरेज में ले जाएंगे। जब सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएगी, सफिशिएंट अमाउंट में अपने टार्स हो जाएंगी, तो उसको हम लोग बैच टार स्टील में ले जाके वहाँ को हीट करके हम लोग टॉप से ऑब्टेन कर लेंगे स्टायरीन। इस यहाँ से फिनिशिंग कॉलम से जो स्टायरीन आ रही, दोनों को मिक्स करके हम लोग उनको कूल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट किया था तो वेपर फॉर्म में थी। हमने कुछ कूल किया था तो लिक्विड फॉर्म में कुछ रहे होंगे, कुछ वेपर्स में होंगे, तो उनको हम लोग फर्दर कूल कर लेते हैं एक इस टैंक में ले जाके। वहाँ पे कूलिंग कॉइल्स होती हैं, इसमें कूलिंग फ्लूइड आपका जो भी यूज़ करना होगा, वाटर यूज़ करना होगा या कोई दूसरे स्ट्रीम यूज़ करनी होगी, उसको यूज़ करके कूल कर लेते हैं, तो हम लोग को स्टायरीन मिल जाता है। तो इस तरह स्टायरीन का मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, अगर बेंजीन से पढ़ना चाहें तो बेंजीन से कंप्लीट हो जाती है, और इथाइल बेंजीन से करना चाहें तो इथाइल बेंजीन से कंप्लीट हो जाती है।